भारत में महिला सुरक्षा की स्थिति क्या है? क्या भारतीय समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इंसानी अंतरात्मा की आवाज कमजोर पड़ चुकी है? कल तक निर्भया के लिए एक साथ विरोध करने वाले लोग आज कहां चले गए हैं? आज उन्हीं लोगों की जरूरत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी का एक ऐसा वाकया सामने आया है जिससे मजबूर होकर मुझे ये सारी बातें कहनी पड़ रही हैं। ये मासूम बच्ची रेप का शिकार होती है, फिर घंटों अर्धनग्न अवस्था में लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। बच्ची मदद के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 किलोमीटर चलती गई। कुछ लोगों ने देखा भी, लेकिन शायद डर या किसी और सामाजिक कारणों से न बच्ची की मदद की, ना ही पुलिस को जानकारी दी। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां जोर शोर से दिख रही हैं। नेता बार बार रैलियां कर रहे हैं। क्या अगली बार कोई बड़ा नेता यहां आएगा तो मध्य प्रदेश के सामाजिक पतन के इस ताजा उदाहरण के बारे में कुछ कहने की जहमत करेगा? सवाल बहुत ही गंभीर है और पूछना जरूरी भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत कर। रेप का शिकार हुई नाबालिग बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें हैं। ज्यादा खून बह जाने के चलते बच्ची को इंदौर के अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। वहां पुलिस ने खून दिया। बच्ची अब खतरे से बाहर है। इस बच्ची ने मां के साथ भी गलत काम होने की बात कही है, लेकिन उसकी मां कहां है, वो उज्जैन तक कैसे पहुंची, इस बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही है। उज्जैन की ये घटना महाकाल थाना इलाके में सोमवार शाम की बताई गई है। खून से सनी अर्धनग्न बच्ची सावरा खेड़ी सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक भटकती रही, मदद मांगती रही। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने तलाशे हैं। उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने कहा है कि बच्ची संभवतः प्रयागराज उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बच्ची ठीक से ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रही है कि घटना कहाँ हुई। सचिन शर्मा एसपी उज्जैन क्या कहते हैं घटना को लेकर, आइए पहले देख लेते हैं। जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम एसआईटी गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। सर, बच्ची ने पूरे शहर में लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर इधर से उधर पहुंची है सर, तो कहाँ पर उसके साथ में घटना हुई थी, किस तरीके से ट्रेस हुई? फरियादिया के द्वारा क्योंकि बताया नहीं गया है और अभी तक घटना की जब जानकारी मिली है और उससे पहले तक जो हुआ है उसको हम लोग बैक ट्रैक कर पा रहे हैं। तो घटना कहाँ हुई है, घटनास्थल क्या है, उसकी जांच अभी विवेचना का विषय है, जिसका जल्दी। तो ऐसे नमूने, ऐसे वाक़ये सामने आते हैं और इसलिए कई सवाल बार बार घूम फिर कर उठाने बहुत लाजमी हो जाते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं ये सवाल। और सवाल क्या है, स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने हम रखना चाहेंगे कि क्या बेटी बचाओ सिर्फ जुमला है भारत के जनप्रतिनिधियों के लिए? बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या भारतीय समाज नैतिक मूल्यों के सबसे बुरे दौर में चल रहा है? क्या महिलाओं का सशक्तिकरण बिना सुरक्षा के संभव हो सकता है? ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर हर जनप्रतिनिधि अपने अपने ढोल पीट रहा है। क्या आरोपी मंत्री सांसद के प्रति ढुलमुल कार्रवाई ही हमारी समाज के विकृत सोच को बढ़ावा दे रही है? कुछ ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दे रही है जिनकी जो सोच है महिलाओं के प्रति वो विकृत है। ये तमाम गंभीर सवाल जो है वो उठ खड़े हुए हैं और जवाब इसी तरह की चर्चा से ढूंढा जा सकता है कि आखिर क्या करे भारतीय समाज जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है आज स्ट्रेट टॉक में। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं, असम से दैनिक पूर्वोदय के एडिटर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मणिपुर में जो जघन्य अपराध हमने देखा, तस्वीरें देखी, दिल दहल गया और अब फिर से दिल दहला है। लेकिन बहुत ही अफसोस होता है कि जनप्रतिनिधियों का जो रवैया है वो बहुत ही उदासीन दिखता है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। और हमारे साथ नीलम चौधरी भी जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। नीलम मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। लेकिन आज शब्द नहीं जुड़ पा रहे हैं मेरे से, क्योंकि सुबह से जब से मैंने ये तस्वीर और ये खबर देखी है, बहुत ही मार्मिक ऐसी स्थिति सामने आ गई है कि ऐसा लगता है कि मैं कैसे इस सवाल को फिर से उठाऊं। लेकिन
रविशंकर सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि मणिपुर में जो हैवानियत हमने देखी उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, किन लोगों को पकड़ा या फिर उसके खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई हो रही है, हिंसा रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तमाम जो उलझने, जो खबरें आनी चाहिए, जिस तरह की जो सकारात्मक खबरें होनी चाहिए वो मणिपुर से नहीं आती हैं। इस बीच हम देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी हमारी बेटी और महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है और जो समाज है कोई भी आगे नहीं बढ़ता उस बेटी की मदद करने के लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। देखिए, जहां तक बात मणिपुर की है, स्थिति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। और चूंकि इंटरनेट पर पूरी तरह से बैन है, आपने जो सकारात्मक खबरों की बात की, निश्चित रूप से मणिपुर में बुरा ही नहीं हो रहा है। कई ऐसे समूह हैं जो लोगों की जान बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपने स्तर से चीजों को संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट जैसे ही चालू हुआ 2 दिन पहले, ये 2 बच्चों के अपहरण जो लापता थे उनके बारे में देखा गया कि आ गया वीडियो कि किस तरह से उनकी हत्या कर दी गई। और मुझे ये लगता है कि आप सच्चाई को दाब कर, अंदर अगर आग है और आप राख से उस आग को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह आग तो आगे आएगी। मुझे ये लगता है कि अब चूंकि सुरक्षा बल हर जगह पर तैनात हैं और राज्य सरकार ये दावा करती है कि स्थिति संभल रही है, तो इंटरनेट को एक बार खोल देना चाहिए पूरी तरह से। जो भी सूचनाएं हैं, जो भी लोग फैलाना चाहते हैं, जो भी सूचना सच्चाई सामने पता तो चले, एक बार में जो होना है वो हो जाएगा। पहले वो कुकी लड़कियों के साथ वो घटना का वीडियो आया, उसके बाद एक हंगामा, एक इस तरह का माहौल बना और यह पता चला कि किस तरह से उन लोगों के साथ व्यवहार किया गया, क्या बर्बरता बरती गई। आज भी हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये हमारे लिए ऐसी चीजों पर बोलने के लिए शब्द नहीं होते हैं। फिर मणिपुर की ये घटना सामने आई, 2 बच्चों को, लापता बच्चों को मार दिया गया। इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं और दोनों तरफ से हुई हैं। कुकी समुदाय के लोग भी मारे गए हैं और मैतेई समुदाय के भी लोग मारे गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ पॉलिटिशियन के मैं बयान सुन रहा था कि इतना कुछ हो गया है, फिर भी देखिएगा बीजेपी दोनों मणिपुर की दोनों सीटों पर जीतेगी। मैंने सारी चीजों का आकलन ये हो रहा है कि हमको पॉलिटिकल गेन कितना हो रहा है, पॉलिटिकल लॉस कितना हो रहा है। लेकिन एक भारतीय नागरिक इस तरह की स्थिति में है, असुरक्षित है। आज भी मणिपुर में ठीक है, हिंसा की घटनाएं कम इसलिए घट रही हैं कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, इसलिए हिंसा नहीं हो रही है। हिंसा ऐसा नहीं, और जब जहां जिसको मौका मिल रहा है वो मारकाट मचाए हुआ है। कुछ जो घटनाएं, कुछ जो कार्रवाई मणिपुर सरकार की तरफ से दिखाई गई, वो सुप्रीम कोर्ट के डंडे की वजह से दिखाई गई। उनको ये दिखाना था कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ इस तरह की घटनाएं चल रही हैं। लेकिन अभी भी जब लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो जो महिला संगठन है और दूसरे जो नागरिक संगठन है वो आकर थाने के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। स्थिति अभी भी अंदर ही अंदर बहुत ही बुरी हो चुकी है। और एक चीज और है, वो धीरे धीरे मैतेई और कुकी के बीच खाई इतनी बढ़ चुकी है, इतनी गहरी खाई हो गई है कि पूरा मामला कुकी लैंड की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। जनप्रतिनिधियों के चेहरे पर जिस तरह की संवेदना झलकनी चाहिए वह शायद अब नहीं है। हम लोग आश्चर्य हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग गर्व के साथ कहते रहे कि यहाँ महिलाओं के साथ अच्छा सलूक होता है। यहाँ उग्रवाद के दौर में भी किसी महिला के साथ गलत व्यवहार नहीं हुआ। वो गोलाबारी के बीच अगर आ गई तो वह अलग बात है। लेकिन इस बार मणिपुर में देखा जा रहा है कि जातीय आधार पर, एथनिक आधार पर एक समूह दूसरे समूह के महिलाओं पर भी हमला कर रहा है और दोनों तरफ से वही स्थिति है। यही तो प्रबल सवाल है जी, यही तो प्रबल सवाल है कि आखिर देश में क्या हो रहा है, आखिर कैसे इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति को शायद बढ़ावा मिल रहा है या फिर जो खामोशी अख्तियार कर ली जाती है नेतृत्व की तरफ से, हमारी सरकारों की तरफ से, ये क्या ये विकृत मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। नीलम मैम, जब ये नारा केंद्र सरकार की तरफ से आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी, एक कहते हैं ना कि लहर महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए ये लोगों के बीच देखी गई थी। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये नारा बार बार सिर्फ और सिर्फ जुमला साबित हो रहा है।
3 महीने लग गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की हिंसा पर कुछ बोलते हुए, और महिला आरक्षण विधेयक जब पास हो जाता है तो वो जगह जगह जाते हैं, महिला आरक्षण को लेकर अपनी सरकार की जो पीठ थपथपाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो मध्य प्रदेश में हुआ है, उज्जैन में जो हुआ है, इस पर शायद ही मध्य प्रदेश का कोई मंत्री या फिर जो है मुख्यमंत्री वो कुछ ऐसी ठोस कार्रवाई करे या फिर कोई मैसेज ही देने की कोशिश करे लोगों के बीच में। नीलम मैम। नेहा, जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था तो सबके दिल दहल गए और सब लोग सड़कों पर आ गए थे, क्योंकि इस तरह की हैवानियत जो है हम अपने समाज में बर्दाश्त नहीं सकते। उस वक्त जिस तरह से सरकार ने निर्णय लिए थे, कठोर नियम भी बनाए गए थे, लॉज भी कुछ हुए, तो हमें थोड़ी उम्मीद थी कि समाज थोड़ा सा बदलेगा। उसके बाद जब ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाला आया तो लगा कि शायद कम से कम महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो। लेकिन आज भी ये शर्मनाक घटनाएं जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ते। रोज एक नई घटना हमारे सामने आ जाती है। तो कई बार तो लगता है कि जैसे इनकी इंटेंसिटी भी थोड़ी बढ़ती ही जा रही है। पुरुष इतने हवानियत तक आ जाते हैं कि ये नहीं देखते कि वो एक छोटी बच्ची है या एक महिला है या वो गर्भवती महिला। एक आज के ही जो आपने प्रोग्राम में मेंशन किया है उज्जैन की, वो बच्ची सिर्फ 12 साल की है। 12 साल की बच्ची की क्या उम्र होती है, उसे कुछ भी नहीं पता। और जिस तरह की हैवानियत उसके साथ की गई, वो बेचारी अपनी जान बचाकर किस तरह से भागे, मेरे सब कुछ नहीं पता और लोग देखते रहे। तो हमारी जो एक सोसाइटी है वो इतनी, जैसे आप कहते हैं, शेमलेस सोसाइटी बन गई है, जो कि बच्चियों को इस प्रकार देखकर भी वो आगे नहीं बढ़ते कि उसकी कुछ मदद की जाए जी। तो ये जो एक स्थिति आ गई है, जैसे अभी आपने मणिपुर का एग्जांपल दिया था, वो तो एक पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर वो छाया था कि किस तरह से एक समुदाय की महिलाओं को पुलिस ने भीड़ के हवाले कर दिया। अब महिलाओं का शरीर एक हिंसा का हथियार बन गया है कि आपको किसी से बदला लेना है तो जाति की महिलाओं के साथ आप दुर्व्यवहार करो। अभी कल ही जो है बिहार में भी एक महिला ने, ऐसा कहा जाता है कि कुछ पैसे उधार लिए थे तो उसको निर्वस्त्र करके घुमाया जी। 2 दिन पहले हमारे पानीपत शहर में ही एक गरीब परिवार जो रह रहा था, उसकी 2 महिलाओं और एक बच्ची के साथ रेप का, इसी तरह का गैंग रेप का केस आया है। महिलाओं की सुनवाई कहाँ हो रही है? वो तो बेहद असुरक्षित है। और असुरक्षित महिला किस तरह से अपनी आवाज उठाएगी अगर समाज उसका साथ नहीं देगा? समाज से बढ़कर भी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वे कहाँ होते हैं? पिछले कुछ सालों में जितने भी महिलाओं विरोधी जितने भी एक्ट हुए हैं, उनमें कभी भी जो सरकारी पक्ष में जो हमारी महिलाएं बड़े बड़े ओहदों पर है, मिनिस्टर्स भी हैं, इवन देन वो कुछ नहीं बोलती हैं बाहर आकर, इतनी हेल्पलेस है। तो महिलाओं के लिए अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे जी? अभी आपने मेंशन किया मणिपुर वाला मामला, उसमें प्रधानमंत्री आज तक भी नहीं गए हैं मणिपुर, और एक बार भी खुलकर उन्होंने इसकी निंदा नहीं की है कि वहाँ महिलाओं के साथ जो हुआ वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए। एक भी शब्द इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो हम अपने समाज में अपने ही बच्चियों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। जिससे पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था, उसमें हमारी रेसलर महिलाएं एक सांसद ब्रजभूषण के अगेंस्ट जो उन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, उसके अगेंस्ट वो धरना प्रदर्शन के लिए पार्लियामेंट की तरफ आ रही, उन्हें पकड़कर पुलिस की वनों में डाल दिया गया। और वो ब्रजभूषण जो सांसद था जिसने रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, उसी संसद में थे। किसके लिए पास कर रहे हैं आप रिजर्वेशन? बिल्कुल महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं दे सकते। रविशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपको पत्रकारिता का इतना जो है लंबा अनुभव है, क्या आपने अपने पूरे पत्रकारिता के अनुभव के दौरान महिलाओं की सुरक्षा की ऐसी भयानक स्थिति देखी है? अगर मैं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करूं खास करके, और उसके बाद जो देश के अन्य राज्य हैं वहां पर महिला सुरक्षा की जो स्थिति है, खास करके मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो हमारा समाज है उसकी इंसानी जो अंतरात्मा है ये क्यों कमजोर पड़ती दिख रही है? आखिर वजह क्या मानते हैं और इतने इस बुरी स्थिति में हम पहुंच कैसे गए? देखिए, पूर्वोत्तर में तो इस तरह की घटनाएं अब पिछले कुछ वर्षों में दिखाई दी हैं। देश के अन्य हिस्सों में तो ऐसी घटनाएं घटती रही है। देखिए, दिक्कत क्या है
कि आप महिला आरक्षण बिल लेकर आ गए और ये दम्भ आदमी से भरने लगे कि अब महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। एक्चुअली देखिए, ये जो दिमागी कीड़ा जो है ना, महिलाओं को के बारे में जो सोचने का नजरिया समाज का रहा है, ये तथाकथित आधुनिक समाज का। पुराने जमाने में हमें याद है कि जब हम लोग गांव में रहते थे तो गांव की कोई भी महिला गुजरती थी तो हम लोग हाथ उठाकर अभिवादन करते थे, चाची अम्मा प्रणाम नमस्कार करके किनारे हो जाते थे, वो जाती थी। लेकिन अब जो ज्यादा पढ़े लिखे और तथाकथित स्मार्ट समाज आ गया है, हालांकि ये तथाकथित ही मैं बोलूंगा, स्मार्टनेस का ये मतलब ही नहीं है। और मंदिर धार्मिक आयोजनों में आप देख लीजिए, ये जो जुलूस निकलता है, धार्मिक जुलूस सड़कों पर, तो आप देखिए वो किस तरह की फब्तियां कसते हैं। जब कोई महिला या लड़की सामने उनके गुजरती है तो और जोर जोर से नारे लगाते हैं और उसकी तरफ जबरदस्ती का अक्षत सिंदूर ना चाहते हुए भी उसकी तरफ फेंकते हैं। अरे आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं, तो प्रभु श्री राम के आदर्श आपके कहाँ गए? प्रभु श्री राम ने सीता जी के प्रति उनका क्या नजरिया था, या कैकेयी विमाता के प्रति भी उनका क्या रवैया था, मंदोदरी के प्रति राम का क्या रवैया था? आप जय श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम के चरित्र को तो आत्मसात कीजिए। हम कितने धार्मिक हो गए हैं, कितने सारे नए नए भव्य मंदिर बनते जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं? ये क्या सीख रही है ये पीढ़ी? और औरत को चुके आप पूरा देखिए, हालांकि ये एक लंबी बहस का विषय है। नीलम जी इस मामले में बहुत अच्छा बोल भी सकती हैं कि पूरी जो औरतों के प्रति जो एक अवधारणा, एक भोग की वस्तु के रूप में विज्ञापनों की दुनिया में जिस ढंग से औरतों को परोसा जाता है, मर्दों की दाढ़ी माने चिकनी हो, शेविंग क्रीम का भी प्रचार महिलाओं के माध्यम से, एक अलग तरह की सोच है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि को, आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं, उनके आरक्षण की बात कर रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि को एक औरत के बारे में जितना संवेदनशील होना चाहिए, आप उन्हें सम्मान तो दे सकते हैं ना। अगर जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाके में औरतों के बारे में इस तरह की चेतना विकसित करें तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि जो जिन महिला खिलाड़ियों ने हमारे देश को विश्व स्तरीय मेडल दिलवाया, पूरे विश्व में नाम कमाया, उन महिला खिलाड़ियों के आरोप पर भी गौर नहीं किया जाता है, एक बयान तक नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए वो आरोप गलत, उन्होंने गलत आरोप लगाए सांसद ब्रिजमोहन पर, लेकिन आप एक बार जांच तो कर लेते, एक बार उनकी बात को सुन तो लेते। लेकिन हर जगह चूंकि नेहा जी अब सीधा सीधी हर चीज में राजनीतिक लाभ और नुकसान देखने जाता है। औरतों की इज्जत रहे ना रहे, अब वो गुस्सा नहीं दिखता है जो पहले समाज में दिखता था। मुझे याद है गुवाहाटी की सड़कों पर एक आदिवासी महिला थी, एक जुलूस का हिस्सा थी, उस पर हमला हुआ था और उसके बाद पूरा शहर की महिलाओं से मैंने देखा था बात करते हुए कि मेरा शहर बदनाम हो गया, ऐसी हरकत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये 2014 से पहले तक भी था। घटना के विरोध में आकर खड़ी हो गई थी। क्यों जो भारत का समाज है वो महिला सुरक्षा को लेकर अब असंवेदनशील नजर आने लगा है? बहुत ही गंभीर प्रश्न इसलिए क्योंकि उज्जैन में ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 12 साल की मासूम बच्ची 2.5 घंटे तक 8 किलोमीटर चलती रहती है कि कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन कोई भी निकलकर उसकी मदद नहीं करता, ना ही इसके बारे में पुलिस को जानकारी तक देने की हिमाकत करता है। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल बना हुआ है। नीलम मैम, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक आंकड़े हैं जो कि संसद में पेश किए हैं, सरकार के ये आंकड़े हैं। 2019 से 2021 के बीच देश में 13 लाख से ज़्यादा बेटियां और महिलाएं लापता हो गई। पुलिस उसका ट्रेस ही नहीं कर पाई कि ये कहाँ गई ये बेटियां, देश की ये बेटियां कहाँ चली गई। अगर ये स्थिति है इस देश की महिला सुरक्षा की, तो फिर क्या उम्मीद लगाएं? और फिर जैसा कि रवि सर ने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि अगर सब कुछ राजनीतिक लाभ और हानि से ही तौला जाएगा तो फिर महिला की सुरक्षा जो है ये तो राम भरोसे हो जाएगी। नीलम मैम।
जी नेहा, ये जो आप संख्या बता रही हैं, अगर आप कभी भी एनसीआरबी का जो वेबसाइट है उस पर देखें तो इनकी ज्यादातर उम्र जो है वो 10 से 25-30 साल तक की महिलाएं होती हैं। तो इस उम्र की महिलाओं का अबडक्शन जो वो सीधे सीधे आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ जोड़ता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जो है हमारी पुलिस क्या कर रही है, उसका कभी कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं आता। तो ये जो लापता महिलाएं हैं ये कहाँ जाती हैं, तो एक तरह से इंडिकेट करता है कि हमारी सोसाइटी में आज भी महिलाओं का शोषण अलग अलग तरीकों से अलग अलग लेवल्स पे किया जाता है। जो देखने में हमारा हाई लेवल सोसाइटी का एक चेहरा है, वो बेसिकली अगर उसको अंदर झांक के देखा जाए तो बहुत विभत्स है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2019 में तो हमारे चीफ जस्टिस पर भी इस तरह का एक केस फाइल हुआ था और उसकी कमेटी में भी खुद बैठे थे और अपने आप को उन्होंने एक क्लीन चिट भी दी थी। मतलब हाईएस्ट लेवल पे आप देखें इस तरह की चीजें होती हैं और अपने आप को जब बचाना होता है तो वो इस तरह के लोग, हाई प्रोफाइल के लोग आकर बचा लेते हैं। जो अभी ब्रिजभूषण का मामला था वो आज भी संसद में बैठता है। कल ही की प्रोसीडिंग्स में दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि इन्हें जब भी मौका मिलता था ये महिलाओं के साथ अभद्रता करते थे, उन्हें छेड़ने की कोशिश करते थे, देश में नहीं विदेशी दौरों पर भी। तो अगर आपके गेम्स का जो एसोसिएशन का जो चेयरपर्सन है वो इस तरह से बदतमीजी करता है तो महिला खिलाड़ी जो होती हैं उस वक्त उन्हें अपने खेल पे ध्यान देना होता है जी। तो इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चंस उस वक्त रेज नहीं कर सकती। इतनी बात आने के बाद भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ये नहीं कहते कि आज उन्हें जेल में होना चाहिए। वो तो अभी भी घूम रहे हैं, आप उनसे पूछे कि आपका टिकट कट जाएगा तो वो सीधे कहते हैं कौन है मेरा कौन टिकट काटेगा। जी बिल्कुल। अभी कल ही की उनकी आवाज की जो एक रौबदार आवाज है उसमें थोड़ी सी भी जो है वो कमी, नीचे जो है वो सुर नहीं हुए, नरम नहीं पड़े। जी जी बिल्कुल। तो नेहा, इस तरह के जब लोग उनको संसद का टिकट मिलता है, वो संसद में बैठते हैं, तो जब भी हम किसी ऐसे दबंग को अपने सोसाइटी में देखते हैं तो यही रिफ्लेक्शन आती है, शायद ये कल संसद में बैठा हो। अभी जो हमारे हरियाणा नू में जो केसेस हुए थे, जो कहने को तो वो जातीय दंगे थे, लेकिन उसकी आड़ में भी महिलाओं का बहुत शोषण किया गया। और वो जो है उनको पकड़ने में कितना दमखम लगाना पड़ा पुलिस को। तो इस तरह के जो लोग हैं वो भविष्य के नेता होते हैं। हमारे समाज में बदलाव लाने वाले ही अगर इस तरह के कृत्यों से जुड़े हुए होते हैं तो कैसे बदलाव आएगा। हमारे आज की संसद में भी करीबन 70 से ज्यादा ऐसे एमपीज हैं जिनके पास बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं जिनके अगेंस्ट जी, एंड दे आर स्टिल देयर। तो इसलिए जब रिजर्वेशन जैसा एक जो बात आती है, आप कहते हैं वो जुमला, वो वाकई में एक जुमला है। उसको सिर्फ इसलिए इशू किया इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे कि वो अपने आप को और ज्यादा जो है ग्लोरीफाई कर सके कि हमने ये कर दिया। तो पेपर वर्क अब क्या है और जमीन पे क्या काम हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर कुछ काम होता तो मणिपुर के बाद आज हमें उज्जैन में ये बच्ची सड़कों पर भागती नजर नहीं आती। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे जो आपकी जो सेंसिटिविटी है जो समाज के प्रति और स्पेशली महिलाओं के प्रति, वो वास्तविकता में कभी भी कहीं नजर नहीं आती। इतने स्ट्रिक्ट लॉज बनने के बाद भी, पॉक्सो एक्ट में तो जो आपके पास फांसी की सजा है, उसके बावजूद भी हमारी बच्चियां जब इस तरीके से सड़कों पर आपको दिखाई देती है तो ये है कि कैमरा से इसलिए हमें नजर आ गया और ये नोटिस में आ गया। ऐसे हजारों केसेस रोज ऐसे होते हैं जिनका कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन और अगर वो किसी पॉलिटिशियन से जुड़े नीलम मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप बिल्कुल नीलम मैम, मैं आपसे ये समझ लेना चाहूँगी कि इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो आप और मेरी जैसी जो महिला है उस वो बिल्कुल ही एक शॉक में चली जाती है, सदमे में चली जाती है। तो मुझे लगता है कि महिला होने के नाते जो अलग अलग भारत के राज्यों या फिर वर्गों से महिलाएं आती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अंदरूनी पीड़ा होती होगी। इसके बावजूद अगर जनप्रतिनिधि पर इस बात का फर्क नहीं पड़ता है तो कहाँ कमी रह जा रही है? आप तो जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कहाँ कमी रह जा रही है कि हमारे जो नेता हैं उनकी अंतरात्मा जो है उनको नहीं धिक्कार रही है कि आपने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की, या फिर जनता के बीच जाकर कोई मैसेज नहीं देते, ऐसे अपराधियों को डराते नहीं हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ जो भी ऐसे घिनौने कृत्य में शामिल होगा। हाँ, देखें, एक तो आज के समय में राजनीति लगातार बदल रही है, वो 10 साल पहले वाली राजनीति नहीं रही है। जो निर्भया केस था उसमें मनमोहन सिंह जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे वो खुद मीडिया पर आए थे, टीवी पर आए थे, उन्होंने पूरे देश को एक संदेश दिया था और उसमें मेंशन किया था कि मैं 3 बेटियों का पिता हूं और इस दर्द को महसूस करता हूं और इसके अपराधियों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा जी। तो जब आपके हाईएस्ट पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति जब महिलाओं के साथ खड़ा होता है, उन्हें अपनी बेटियों की तरह देखता है,
तो एक उम्मीद जगती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज मणिपुर के इंसिडेंट का जब वीडियो आया था, अगर इंटरनेट उस दिन ऑन नहीं होता तो वीडियो हमारे पास नहीं आता। उसके बावजूद भी आप देखें प्राइम मिनिस्टर को बोलने में कितना समय लगा, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक नोशन लिया जी। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आती और उस पर वो वोटर नोटिस ना लेती तो हमारे प्रधानमंत्री तो आज भी ना बोलते। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के ऊपर जब गाड़ी चढ़ाई थी, जो इनके होम मिनिस्टर थे, उनके बेटे को भी उन्होंने कभी अरेस्ट नहीं किया। वो तो बाद में जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, और वो भी आज भी मंत्री हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके पास ब्रिजभूषण, टेनी और अभी जैसे विदुरी जी थे, इस तरह के आप नेताओं को पसंद किया जाता है। तो हमारी जो राजनीति का जो टॉप लेवल है, अगर वो महिलाओं के साथ नहीं खड़ा होता तो आप भूल जाइए कि जो नीचे के लेवल के अधिकारी हैं या उनके जो कार्यकर्ता है वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। अच्छा या बुरा जो आप पोस्चरिंग होती है वो हमेशा टॉप लेवल से नीचे की तरफ फिल्टर करके आती है। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन मणिपुर की महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ था वो बेहद 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 शर्मनाक था। अगर उन्होंने उस वक्त उसको कंडेम किया होता, उसकी निंदा की होती, और ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो कोई अपराधी पकड़ा नहीं जा सकता। तो अगर उस समय अगर ये एक्शन लिया होता तो आज ये हालत ना होती। वो कहते भी है ना कि अगर आप किसी चीज के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, देन इट बिकम्स अ फैशन। हर कोई वैसा करता है। आज महिलाओं को सड़क पे घुमाना इस तरीके से करना जैसे एक आदत सी बन गई, किसी को डर ही नहीं है किसी बात का। तो जो कानून का डर जो है महिला अपराधियों को जो है, ये वजह है कि पुलिस भी उतनी ज्यादा एक्टिव हमें नजर नहीं आती। वो भी बड़ा ढुलमुल सा रवैया होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्ची सड़कों पर 2-2 ढाई घंटे तक घूमती रहे और उस एरिया की पुलिस को ना पता, उस एरिया के लोगों को ना पता हो। वो चाहे तो अगर आप सीसीटीवी फुटेज से देखे इमीडिएटली वहां पे कांटेक्ट भी कर सकते। रवि सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ऐसा राज्य, पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में आपने खुद भी ये शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर महिलाओं को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाता था, लेकिन अब इस तरह का ऐसा तो है ना कि ये सामुदायिक हिंसा जो है मणिपुर में पहली बार हुआ है या फिर वहाँ पर इस तरह की हिंसा नहीं देखी गई है, लेकिन अब जो ये सामाजिक क्लास हुआ है, जो पतन हुआ है, सामाजिक पतन हुआ है महिलाओं के सम्मान के प्रति, आखिर कौन सी विचारधारा जो है यहाँ पर उग्र हो रही है, उन्माद दिखाती है कि महिलाओं के सम्मान को तार तार करने में एक समुदाय दूसरे समुदाय की महिला को और दूसरा समुदाय पहले समुदाय की महिला को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है? अच्छा, नहीं, ये आपने सही कहा कि ये जो अब यही नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए, क्रॉसिया और बाकी जगहों पर जो युद्ध हुए और जिस ढंग से सैनिकों ने दूसरे देश की महिलाओं का उपयोग किया और उनको एक जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो सबसे ज्यादा परिणाम महिलाएं भुगतती। और लेकिन जब फल देने की बात आती है, जब उनको सम्मान देने की बात आती है, जब उनको सुविधाएं देने की बात आती है तो महिलाओं को सबसे पीछे कर दिया जाता है। यही तो ये हमारी विडंबना है कि हम जब अपने, आजकल लोग बहुत ही धर्म और पीछे जाकर बात कर रहे हैं, हजारों वर्ष पहले की बातें कर रहे हैं। पहले हमारे देश में, हमारे धर्म में ऐसा होता था, बड़े गर्व से बात करते हैं, लेकिन उस दौर में महिलाओं की क्या स्थिति थी, आप देवी बोलते हैं, लेकिन आज के समाज में आप महिलाओं को किस ढंग से देखते हैं? ये जो मैं बोलूंगा कि ये जो दोगलापन है, ये सोच में, कहने में और करने में, आप कई चीजों में बोलते हैं कि हम विदेश की नकल करते हैं, तो विदेश से एथिक भी तो ले आइए ना। वहां पर आप बोलिएगा कि महिलाएं इस तरह से कपड़े पहनती हैं, शॉर्ट्स पहनती हैं, इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। आप देख लीजिए दूसरे समूहों में, दूसरे देशों में वहां की स्थिति और यहाँ भारत की स्थिति, ये बहुत ही आसान है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि ग्रामीण परिवेश में ज्यादा रेप की घटनाएं घट रही हैं, जहां पर एक सामंती मानसिकता लोगों के दिमाग में है, वहां तो महिलाओं का मुंह तक ढका रहता है, चेहरा नहीं पता चलता है कि कौन सी महिला है जी, वो कौन सा शॉर्ट्स पहन रही है। ये दिक्कत, ये सवाल कपड़े का नहीं है, सवाल सामाजिक सोच का है। हम किस ढंग से चीजों को देखते हैं, हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे प्रोटेस्ट करते हैं। हम जहां काम करते हैं, अगर हमारे कार्यालय में इस तरह की बातें होती हैं, कोई महिला किसी पर आरोप लगाती है, अगर हम वहां पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे
तो हम ये कैसे सोच लेंगे कि हमारे घर की महिलाएं जब दूसरे जगह काम कर रही हैं तो उनको वहां के लोगों का सपोर्ट होगी। इस ढंग से तो कम से कम आप सोचिए, छोड़ दीजिए सामाजिक और ये सारी चीजें। आप पर्सनल लेवल, आप अगर दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे जी तो आपके लोगों को, आपके परिवार के लोगों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? सर, कई चीजें अभी भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी हैं। जी मजाल नहीं है कि किसी भी सिटी बस में, गुवाहाटी की सिटी बस में किसी महिला के साथ बदसलूकी हो जाए, और अगर किसी के साथ हुआ है और उस महिला ने प्रोटेस्ट कर दिया तो क्यों ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि सिटी बस में भी आधा 50% 40% महिलाएं सफर करती हैं। हिम्मत नहीं होती है किसी की, और अगर किसी ने किया तो महिलाएं वही निपटा देती है। तो वो माहौल और बाकी जो उज्जैन, दुर्भाग्य ये है, नीलम जी बोल रही थी कि जो समाज का नेतृत्व करते हैं, जो संसद का नेतृत्व करते हैं, अगर उनके आचरण में दोहरापन दिखेगा तो आम आदमी पर क्या संदेश जाएगा। जब मणिपुर की बात चली, उन 2 लड़कियों के साथ जो सलूट हुआ था, पूरा देश, पूरा विश्व थू-थू कर रहा था, उस समय बहस की बात हुई तो आप कहने लगे राजस्थान में भी ऐसा होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है। अरे होता है भाई, आप बोलिए नहीं कि मणिपुर में हुआ है, गलत हुआ है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी गलत हुआ है। कौन उसको जस्टिफाई करेगा? एक सवाल मैं आपसे समझ लेना चाहती हूँ रवि सर, एक सवाल मन में आ रहा है कि आखिर क्या वजह आपको लगती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा रहे हैं? रवि सर, समझा नहीं मैं। आपको क्या वजह लगती है, आपका आकलन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा रहे हैं, बाकी जगहों पे जा रहे हैं? मणिपुर ना जाने के पीछे प्रधानमंत्री का क्या जो है कारण हो सकता है? अभी चुनाव नहीं है वहां, अभी चुनाव देर है, और ये कि मणिपुर की तो मणिपुर जाने की क्या जरूरत है? और मणिपुर की वजह से मणिपुर में जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो हिंदू और बीच एक विभाजन की रेखा खींचने का जो प्रयास किया, और उसका असर जो दूसरे जगहों पर मिल रहा है, कहीं ना कहीं खुश हो रहा है, और तो जहां पर लाभ मिलेगा वहां जाएंगे। बिल्कुल। अब मिजोरम में भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस जो मणिपुर में हो रहा है, यहाँ पर जो जातीय हिंसा हो रही है, इसका कितना असर पड़ सकता है? बीजेपी को नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर बीजेपी है मिजोरम, वहां पर MNF की सरकार है, मिजोरम नेशनल फ्रंट की सरकार है, और वो एनडीए का एक हिस्सा है। कल को वो यूपीए का एक हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि असम और छोड़कर नॉर्थ ईस्ट के सभी केंद्रीय निर्भर है। तो इसीलिए केंद्र में जिसकी सरकार बनती है, बाकी राज्यों में आमतौर से क्षेत्रीय दल की सरकार भी समर्थन करते। तो MNF जो है वो एनडीए का हिस्सा है, और नहीं अगर हिस्सा होंगे तो अपना मुख्यमंत्री को चलाना मुश्किल होगा। तो वहां पर MNF और मजबूत होगी। तो जो ट्राइब है जी, कुकी लोगों के साथ लगभग एक लोग हैं, वो पूरी तरह से भाजपा के वहां पर खिलाफ हैं, और उसका लाभ, और वहां चूंकि कांग्रेस वर्सेस MNF चुनाव होता है, समय समाप्त हो गया, लेकिन तो जी इसीलिए जोरामथंगा का जो और कुकी के प्रति एक सहानुभूति का रूप रहा है, क्योंकि उनके 10-12 विधानसभा क्षेत्र में ये लोग हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। लेकिन नीलम मैम, एक सवाल आपसे मैं लेना चाहती थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, समय समाप्त हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जोड़ना ज़रूर चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक फैसला लिया इसी सितंबर महीने में कि जो भी महिलाओं के खिलाफ अपराधी का दोषी होगा उसे सरकारी नौकरी से बैन कर दिया जाएगा, उसे सरकारी नौकरी की नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं सरकारों की तरफ से, लेकिन क्या वजह है कि सरकारें नहीं उठाती है, या फिर सरकारें कोई मैसेज भी जनता के बीच में इस तरह का देना नहीं चाहती? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी नीलम मैम आपका भी, और रविशंकर आपका भी, कि आप आए, समय निकाला आपने स्ट्रेट टॉक के लिए। और अब मैं दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया हमें अपना फीडबैक ज़रूर भेजें info@justbroadcasting.com पर, और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके फीडबैक का, ईमेल्स का मुझे इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।